Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube चैनल निगाह IAS और PCS। आज हम लोग IAS या PCS में जो इथिक्स सब्जेक्ट होता है उस पर लेक्चर लेंगे। तो आज हम लोग नीति शास्त्र, नैतिकता और मूल्य के विषय में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। चलिए देखते हैं थ्योरी को। सबसे पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं। देखिए, अमेरिका की बात है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है वो अपनी रिवॉल्वर से एक व्यक्ति को मार देता है, जिससे उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। वहीं एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पिताजी की रिवॉल्वर से एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ देखो, एक ने जानकर हत्या की है, दूसरे ने अनजाने में। तो इसे समाज क्या कह रहा है? बड़े व्यक्ति ने जो हत्या की है उसे कह रहा है कि इसने गलत किया है, लेकिन छोटे बच्चे ने जो हत्या की है उसे लोग कह रहे हैं कि ये एक चूक है। चलिए अब देखते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र का अर्थ सबसे पहले देखेंगे। देखिए, समाज द्वारा निर्मित नैतिक मूल्यों का समूह, जिससे उचित और अनुचित, सत्य व असत्य तथा शुभ व अशुभ के मध्य अंतर स्पष्ट करने में सरलता होती है, नीति शास्त्र कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दो व्यक्ति हैं, एक वयस्क है, एक बच्चा है, दोनों ने हत्याएं की है, लेकिन समाज एक को कह रहा है कि इसने गलती किया है और दूसरे को कह रहा है कि इसने अनजाने में किया है, लेकिन दोनों ने जो काम किया है वो समान ही है। चलिए अगला देखते हैं, नैतिकता का अर्थ, मोरालिटी। देखिए, व्यक्ति द्वारा निर्मित वैयक्तिक मूल्यों का समूह, जिससे उचित, अनुचित, सत्य, असत्य आदि के मध्य अंतर स्पष्ट करने में सरलता होती है, नैतिकता कहलाता है। क्या? पहली चीज, व्यक्ति द्वारा निर्मित वैयक्तिक मूल्यों का समूह, जिससे उचित, अनुचित, सत्य, असत्य तथा शुभ, अशुभ आदि के मध्य अंतर स्पष्ट करने में सरलता होती है, वह नैतिकता कहलाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे, दो व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है। ए और बी। देखिए, ए जो है पेशे से चोर है। बी क्या है? बी कई दिन का भूखा है, उसके पास पैसा नहीं है और वो चोरी कर लेता है ताकि उसका पेट भर सके, वो खाना खा सके, वो जीवित रह सके। एक तो जबरदस्ती चोरी कर रहा है, दूसरा अपने प्राण को बचाने के लिए चोरी कर रहा है। तो व्यक्तिक स्तर पर सोचा जाए तो जो ए है उसको कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने चोरी की है, लेकिन जो बी है वो हमेशा इस दुख को झेलता रहेगा कि मैंने चोरी की है। तो जो नैतिकता है वो किस पर लागू हो रही है? दोनों पर, लेकिन बी उसके ज्यादा निकट है, क्योंकि बी ने जान कर की है, लेकिन वो जो है पेशे से नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार चोर हुआ है। तो इसे कहते हैं नैतिकता। यानी नीति शास्त्र जो है सामाजिक स्तर पर है, नैतिकता व्यक्तिक स्तर पर है। अब हम लोग देखेंगे नीति शास्त्र की विशेषताएं। नीति शास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली चीज, नीति शास्त्र नैतिक मूल्यों का समूह है, क्योंकि ये समाज को संचालित कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? नैतिक मूल्यों का समूह होगा। दूसरी चीज, नीति शास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र कैसा होगा? व्यापक, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की या पूरे समाज की, तो इसलिए इसका क्षेत्र क्या होगा? विशाल होगा। नीति शास्त्र समाज को संचालित करता है। भाई देखिए, जब इसका क्षेत्र व्यापक है तो समाज मिलकर कानून बनाएगा और समाज ही उस कानून का अनुसरण करेगा। तो इससे क्या होगा कि समाज संचालित होगा अपने बनाए हुए नियमों, कानूनों के अनुसार। नीति शास्त्र का उल्लंघन करने पर
सामाजिक बहिष्कार होता है। जैसे देख लीजिए, समाज में कोई पेशेवर चोर है, तो उसको समाज में जो है समाज में वो अन्य व्यक्तियों के साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उस चोर से दूरी बनाता है। ठीक है? तो ये क्या हुआ, सामाजिक बहिष्कार, यानी समाज में उसकी कोई भी इज्जत नहीं रहती। अगला है, नीति शास्त्र बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। नीति शास्त्र को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बाह्य कारक। जैसे मान लीजिए कि एक देश है और दो देश है। जैसे अरब कंट्री में बुर्का, नकाब क्या है? मान्य है, सामाजिक एक रिवाज है। लेकिन वही चीज़ अगर हम अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ आप बुर्का लगा भी नहीं सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कहीं लगा भी सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति सऊदी अरबिया में आएगा, तो वो जो है, कोई भी स्त्री जो सऊदी अरबिया में आई है, वो निकाब नहीं लगाएगी, तो इससे क्या होगा कि उस सऊदी अरबिया के जो समाज की स्त्रियां हैं, उन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा कि वो देखो कितनी आज़ादी से रह रही है। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि बाह्य कारक जो है नीति शास्त्र को प्रभावित करते हैं। अगला है, नैतिकता की विशेषताएं। चलिए देखते हैं नैतिकता की विशेषताएं। नैतिकता व्यक्तिक मूल्यों का समूह है। क्यों व्यक्तिक मूल्यों का समूह है? जैसे मान लीजिए कि हमने चोरी की, पेशेवर चोर नहीं है, लेकिन चोरी करने के बाद हमें अंतरात्मा से ये पछतावा हो रहा है कि गलत किया, हमने चोरी नहीं करनी चाहिए था। दूसरी चीज़, नैतिकता का जो क्षेत्र है वो लघु होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात है, हो सकता है कि मेरी जो नैतिकता है वो दूसरे व्यक्ति की नैतिकता से भिन्न हो, तो इसका क्षेत्र कैसा हुआ? छोटा हुआ, सीमित हुआ। नैतिकता व्यक्ति को संचालित करती है। तो नैतिकता जो होती है, जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति की बात हो रही तो व्यक्ति को ही संचालित करेगी। नैतिकता का उल्लंघन करने पर पश्चाताप होता है। जब हम नैतिकता का उल्लंघन करते हैं, अपनी नीतियों का, व्यक्तिगत नीतियों का उल्लंघन करते हैं, तो हमें पछतावा होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? नैतिकता का उल्लंघन करने पर पश्चाताप होता है। नैतिकता को आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं, यानी नैतिकता के संबंध में हमारी जो अंतरात्मा है वो मना करती है कि नैतिकता के विरुद्ध काम ना करें, इसलिए नैतिकता आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी में हम गए, वहाँ अन्य व्यक्ति शराब पी रहे हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा कह रही कि अगर हम एक बार शराब पी लेंगे तो हमारी आदत बनेगी, जिससे हमारे घर में जो है तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि अपनी अंतरात्मा के तहत अपनी नैतिकता के कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, मूल्य। तो देखिए, एक कहानी में बताता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में उपवास रहा जाता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में रोज़ा, रमज़ान में रोज़ा रहते हैं। तो जो व्यक्ति रोज़ा रहता है, उसके पास चाहे जितनी भी खाद्यान्न पदार्थ लेकर चले जाएं, तो वो अपने रोज़े को या अपने उपवास को तोड़ता नहीं है, वो अपने उपवास या रोज़े को कंटिन्यू करता रहता है। तो यही क्या है? मूल्य है हमारा, कि हम अपने नियम कानून इनके खिलाफ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। ठीक है? तो देखिए, मूल्य का अर्थ वैल्यू सभी परिस्थिति में व्यक्ति के कार्यों व निर्णय को निर्देशित करने वाली मान्यता मूल्य कहलाती है। तो यहाँ याद कर लीजिए ना कि जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का है, अगर उपवास है या रोज़ा है, तो उसको कितनी भी बेहतर से बेहतर वस्तुएं दे दी जाएं खाने वाली, अगर वो पक्का है अपने नियम का, अपने मूल्य का पक्का है, तो वो अपने उस उपवास को या रोजे को नहीं तोड़ सकता जब तक कि उसका समय ना हो। देखिए, मूल्य जो है उचित, अनुचित, सत्य व असत्य, शुभ व अशुभ, शुभ व अशुभ आदि के संबंध में मार्गदर्शन का कार्य करता है। यानी मूल्य जो है एक मार्गदर्शक है, क्योंकि ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है? मार्गदर्शन का काम है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि हिंसा के घोर विरोधी गांधी जी थे। इन्होंने चौरी चौरा कांड के होने के साथ ही
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी का मेन मूल्य क्या था? अहिंसा, क्योंकि ये हिंसा के विरुद्ध थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, ये अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन जैसे ही हिंसा हुई इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो ये होता है मूल्य। आइए देखते हैं मूल्य विकसित करता है, यानी मूल्य का विकास कौन कौन करते हैं। पहला है परिवार। परिवार में देखा जाए तो जैसे हमारे पिता, चाचा, मामा, नाना, ये सभी आते हैं जो हमारे अंदर मूल्यों का निर्माण करते हैं। जैसे गांधी जी की माँ ने गांधी जी में आध्यात्मिकता का विकास किया। अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, इनमें बहन के द्वारा त्याग का मूल्य विकसित हुआ। भगत सिंह में चाचा के द्वारा साहस और बलिदान का मूल्य विकसित हुआ, तभी तो वो देश के लिए अपने प्राण की आहुति दिए हैं। दूसरा है मूल्य विकसित करता समाज। समाज के अंतर्गत जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सभी धर्मों में क्या है? अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा, अस्तेय यानी चोरी, ये सभी क्या है? बैन है। इसलिए इन धर्मों के जो समाज होते हैं वो अहिंसा प्रवृत्ति के होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते। वहीं भूटानी समाज द्वारा प्रसन्नता, यानी जो भूटान का समाज है वो प्रसन्नता को अपना मूल्य समझता है, इसलिए वो सभी परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। बिश्नोई और मुंडा समाज, तो जो बिश्नोई और मुंडा समाज है ये पर्यावरण संरक्षण को अपना मूल्य समझते हैं, यानी बिश्नोई और मुंडा समाज का पर्यावरण के साथ सकारात्मक संबंध है। तीसरा है मूल्य विकसित करता में शैक्षणिक संस्थाएं, जो जहां हम लोग पढ़ते हैं। तो शैक्षणिक संस्थाओं में देखा जाए तो बच्चे में रोजगार परक शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, जैसे हम लोग किसी भी कोचिंग में गए, किसी भी स्कूल में गए, तो वहाँ स्त्री और पुरुष यानी लड़के लड़की दोनों एक साथ बैठते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे जो है एक दोनों को समान समझते हैं, भेदभाव नहीं होता है। पुस्तक पढ़ना, यानी कि किताब पढ़ने में हमारा मन लगता है, ये सभी कौन विकसित कर रहा है? ये शैक्षणिक संस्थाएं करती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट के थ्रू मेरे तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल निगाह IAS पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।